हम अंग्रेजी शासन में शिक्षा के विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब चर्चा में देखिए शिक्षा में कितना विकास हुआ, क्या उतार आए, क्या चढ़ाव आए, ब्रिटिश काल के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अगर हम यहां पर भारत में स्पेनिश कंपनी की बात करते हैं, फ्रांसीसी कंपनी की बात करते हैं, डच कंपनी की बात करते हैं, या फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, इन लोगों का यहां पर भारत में आने का मकसद ही व्यापार था, आर्थिक लाभ होना चाहिए। बाकी यहां के विकास पर इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान शिक्षा का क्या विकास हुआ। अगर हम सरकारी तौर पर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय शिक्षा हेतु कोई खास प्रयास नहीं किए गए, परंतु कुछ उदार एवं विवेकशील व्यक्ति जैसे जॉन डक्कन की बात करते हैं, विलियम जोन्स की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं डेविड वारेन हेस्टिंग, राजा राम मोहन, इन विद्वानों ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की, या कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जानी थी या दी जाएगी। वहीं पर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन करना था। अब इस तरह से हम बात करते हैं 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जो बाद में बंद हो गया। अब ये स्कूल कॉलेज जो स्थापित हो रहे हैं, इनका उद्देश्य ही भारतीय लोगों को शिक्षित करना होता है। वहीं पर देखिए, हम जो है 1800 में जो है ईसाई मिशनरियों में, जैसे हम बात करते हैं कैरी टॉमस या फिर मार्समैन की, ने कलकत्ता के निकट श्री रामपुर में ईसाई धर्म तथा अंग्रेजी शिक्षा का बहुत प्रचार किया और ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया, उनको आर्थिक सहायता भी देने का प्रयास किया, जिससे अधिक से अधिक संख्या में ईसाईकरण हो सके। 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए जोन्स डक्कन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उसी में 1820 में डेविड हेयर ने कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। डेविड हेयर और डेविड हाइट ईस्ट और राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। अब देखिए, यहां पर तो हम जो है, जो विद्वान हैं, जो लोग हैं, व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा के विकास की बात कर रहे हैं, पर सरकारी तौर पर यहां पर कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी यहां पर एजुकेशन के विकास में नगण्य थी, कोई खास प्रोत्साहन नहीं दे रही थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के साथ लगा कि भारतीयों को अगर हम शिक्षित करें तो इससे हमें आर्थिक लाभ ज्यादा होगा और हमारा चहुमुखी विकास होगा। 1813 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के विकास की ओर थोड़ा कदम बढ़ाया। 1813 के एक्ट के अनुसार, यानी कि यह समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18 तरह के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुमति मिल गई। 1823 तक इस रकम को शिक्षा के विकास में खर्च नहीं कर सके। इसका कारण जो था वो शिक्षा के माध्यम को लेकर था, यानी कि मतलब जो है शिक्षा के माध्यम को लेकर मतभेद था। मतभेद क्या था, मतलब जो है
कि मतलब जो है किस माध्यम में शिक्षा दी जाए। अब उसके बाद फिर देखिए हम जो है शिक्षा के माध्यम को लेकर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस समस्या का निदान किया। शिक्षा के माध्यम को लेकर ही लोक शिक्षा समिति के सदस्यों में भी विवाद था। एक प्राच्य शिक्षा के पक्ष में था, दूसरा दल आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। वहीं पर अगर हम प्राच्य शिक्षा के समर्थकों में प्रिंसिप और विल्सन थे, जो भारत में संस्कृत व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे। वहीं पर आंग्ल गुट की बात करते हैं तो वह अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना चाहते थे। अब देखिए इस समस्या का एंग्लो प्राच्य इस माध्यम के विवाद के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मकाले को समस्या का निदान करने के लिए चुना। वहीं पर देखिए मतलब जो है लॉर्ड मकाले को शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और उसे इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। लॉर्ड मकाले ने 1935 में मकाले मिनट या फिर जो है हम कहते हैं स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अंग्रेजी भाषा को प्रशासन और उच्च शिक्षा का आधार माना गया। वहीं लॉर्ड ऑकलैंड ने भी शिक्षा के क्षेत्र में एक सिद्धांत दिया, जो सिद्धांत था अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अब ये है क्या, मतलब देखिए ये इनफिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं इसको। यह इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के अनुसार अगर उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए तो इस वर्ग को शिक्षित होने पर क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंच जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है अगर हम कुछ बड़े वर्ग को उसको शिक्षित करें तो इनके प्रभाव में ऐसा है वो शिक्षा क्षण क्षण कर आराम से उन जन साधन तक आराम से पहुंच जाएगी। अब यह निस्यंदन के सिद्धांत पर मकाले भी काफी टाइम से जुड़े रहे। 1844 में की घोषणा से 1844 में घोषणा की गई है कि सार्वजनिक सेवाओं में केवल पढ़े लिखे लोगों को ही नौकरी मिलेगी और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार में तेजी आई। वहीं पर हम जो है लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में एक नियम बनाया कि सभी लोक सेवाओं में भर्ती एक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भरी जाएगी और अंग्रेजी ज्ञान को वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार नागरिक सेवा या सिविल सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए भी खुल गए। देखिए ये तो हमारा शिक्षा के विकास का प्रथम चरण था। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। अब देखिए शिक्षा प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से शुरू होता है। यहां पर बहुत सारे कमीशन समिति गठित की गई है जिनका उद्देश्य शिक्षा को हर संभव बढ़ावा देना है या फिर विकास करना है। अब 1854 के हम वुड डिस्पैच की ही बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय में मतलब जो है वुड डिस्पैच मतलब समिति गठित की गई है, जिसमें भारत के भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई। इस योजना से गांव में देसी भाषाई प्राथमिक स्कूल स्थापित किए जाए और हर जिले में या जिले स्तर पर आंगन देसी भाषाई हाई स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय खोले जाए। अब इसमें देखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच में इस बात कहा गया और चार्ल्स डिस्पैच को ही हम मैग्ना कार्टा भी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी
कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, व्यवसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया। बाकी देखिए इनकी अनुशंसा बहुत सारी है, हम सिर्फ संक्षेप में करेंगे इनको जो है, बाकी तो वीडियो बहुत हो जाएगा। बाकी डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और बाकी वीडियो बना के दे दूंगा आपको। अब देखिए हमारा जो है रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1882 के बाद, उस समय हंटर शिक्षा आयोग गठित हुआ। अब हंटर शिक्षा आयोग था क्या? बने 1854 के बाद जितनी भी मतलब जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई उसका मूल्यांकन करने के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ, जिसको हंटर कमीशन या हंटर आयोग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की दिशा में अनेक प्रयास किए गए और उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। दूसरा देखिए हम जो है 1902 में रेले कमीशन या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया है। 1902 में विश्वविद्यालयों की स्थितियों को जांचने के लिए रेले कमीशन का गठन हुआ और इस केवल में इस विश्वविद्यालय की जो समस्या है उसके लिए सुझाव देना या कैसे सुधार किया जाए, ये इस कमीशन को सौंपा गया। प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह भी सुझाव रेले कमीशन ने दिया। 1917 में दूसरा जो कमीशन था वो था मतलब जो है सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। अब सेडलर विश्वविद्यालय मतलब जो है देखिए लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति या उपकुलपति डॉक्टर M.E. सेडलर की अध्यक्षता में सेडलर कमीशन का गठन हुआ। अब इसका कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालयों की समस्याओं को हल करने का कार्य सौंपा गया और उसे एक निश्चित टाइम में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। इस पर महिला शिक्षा पर भी जोर दिया गया। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो रही है। दूसरी व्यवसायिक शिक्षा पर भी और स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का भी सुझाव दिया गया। उसी की बात करते हैं हम जो है 1929 में अगला जो है हल्टोंग समिति का गठन हुआ। हल्टोंग समिति जो है इसमें देखिए जो है शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट को दूर करने के लिए 1929 में हल्टोंग समिति का गठन हुआ, जो फिलिप हल्टोंग की अध्यक्षता में गठित हुई। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियम कड़े बना दिए गए हैं। नए विश्वविद्यालय खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब जो है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लागू की गई है। हल्टोंग समिति की सिफारिशों पर ही 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ, जो 1920 में गठित हुआ था, 1923 में भंग कर दिया गया था। उसके बाद 1937 में हम वर्धा शिक्षा योजना गठित हुई। वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है। अब यहां पर इसका जो मूल सिद्धांत था, बच्चों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में और निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा दी जाए तथा उन्हें हस्त उत्पादक कार्य करने चाहिए, इसके प्रशिक्षण दिया जाए। साथ में व्यवसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, यानी बुनियादी शिक्षा पर इसमें जोर दिया गया। इसे गांधीयन योजना भी कहते हैं। 1944 में सर्जेंट योजना, सर्जेंट ने शिक्षा की एक योजना तैयार की, जिसके अनुसार तकनीकी, वाणिज्य, कला विषय की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई। इसके सुझाव के फलस्वरूप ही केंद्र शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई। वहीं पर भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन हुआ, जो हमारे सर्जेंट योजना ने सुझाव दिए थे, इसके सुझाव पर ही गठित हुए। वैसे देखिए हमारा जो है तो मतलब बहुत सारे हमारे आ जाएंगे। देखिए
स्वतंत्रता के बाद हमारे जो है बहुत सारे कमीशन गठित हुए, कोठारी आयोग की बात करते हैं, या 1986 शिक्षा की बात करते हैं, या 1922 में जो नई शिक्षा पद्धति लागू हुई है, इसका हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इसके लिए